नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि बहुत सारे दिन हो गए हैं और जो क्लासें थीं वो नहीं आ पा रही थी, किसी कारणवश व्यस्त था मैं। चलिए आज से फिर से चालू करते हैं। लास्ट जो अपनी क्लास थी वो अपन ने मौर्योत्तर काल पर अपन चर्चा कर रहे थे। और मौर्योत्तर काल में खास तौर पर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल लगभग हो चुका था, उसकी आर्थिक स्थिति की और बात हो रही थी। तो आर्थिक स्थिति से आज हम चर्चा करेंगे और क्रमशः फिर गुप्त काल को और गुप्तोत्तर काल को आगे देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला वीडियो था, पहली क्लास थी, उसमें हमने संकल्पना एवं विचार का वन शॉट वीडियो डाला है। हालांकि अलग अलग अगर आप देखना चाहें, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो गया, भारतवर्ष हो गया, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, तो इनकी अलग अलग क्लासें भी हैं और वन शॉट भी पूरा का पूरा डला हुआ है, जो कि MPPSC में नया जोड़ा गया है ना। इसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे अपने सेकंड वाले चैप्टर पर, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और घटनाएं, जहां पर हमने मौर्योत्तर काल तक की घटनाओं को देख लिया था। मौर्योत्तर काल की आर्थिक स्थिति से आगे की हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो चलिए इसको चालू करते हैं। मौर्योत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी क्या थी दोस्तों? मौर्योत्तर काल अगर देखा जाए, मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्धि का काल है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल जो है वो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति की दृष्टि से सबसे ज़्यादा समृद्धि वाला काल है। हालांकि इस समय पर काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी समृद्धि वाला है। क्यों है ये अभी अपन को पता पड़ेगा दोस्तों। मौर्योत्तर काल में देखिए, जो गुप्त काल है वो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय पर साहित्य में या किसी अन्य क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। पर मौर्योत्तर काल जो है वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्धि का काल था। तो देखिए, मौर्योत्तर काल में शातवाहनों ने भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की। ये भी याद रखिएगा, भूमि का एक हिस्सा अनुपजाऊ भूमि का होता था, जिसे अनुदान प्राप्तकर्ता उपजाऊ भूमि में तब्दील करने का प्रयास करता था। इस प्रकार इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण और शानदार व्यवस्था रही कि वो ऐसी कृषि दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक भूमि आवंटित करी, तो उसमें से एक हिस्सा ऐसा होगा जो अनुपजाऊ है और व्यक्ति चाहे तो उसको उपजाऊ बना सकता है। तो ये उनके ऊपर ऐसा भार होता था कि हम आपको दे तो रहे हैं, पर कंडीशन एक है कि आपको इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारी जो भूमियाँ थी वो उपजाऊ होती चली गई। तो यहाँ से आपको कारण भी मालूम पड़ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। मौर्योत्तर काल में उद्योग धंधों में अभूतपूर्व विकास हुआ। मिलिंद पन्नों में यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, 75 उद्योगों का तथा महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। मौर्योत्तर काल की बात है, क्लियर है। मौर्योत्तर काल का सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो वस्त्र उद्योग था। मथुरा का शाटक नामक वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा? शाटक। मथुरा का शाटक नामक जो वस्त्र है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये भी आ जाता है कि शाटक क्या है आपके 2 नंबर में। अब 2 नंबर के हो गए हैं, हालांकि अभी तो आप लोग देंगे तो 3 नंबर का ही है ना। मेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग समझ लें कि अब जो इतिहास का आप लोगों ने पेपर तो देखा ही होगा। अभी इस बार कितना तगड़ा पेपर आया। शुरुआत के क्वेश्चन तो एकदम हवा में निकल गए। हालांकि जिन लोगों ने इतिहास को अच्छे से पढ़ रखा है तो 1 या 2 क्वेश्चन शुरुआत के निकले हैं, बाकी सब उनसे बनने वाले क्वेश्चन ही थे। चलिए, तो ये अब 2 नंबर में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे साटक हो गया। बाकी अपना जो 1 नंबर है प्री है, प्री की दृष्टि से तो जरूरी है ही। आंध्र प्रदेश का करीमनगर, इन सबको याद रखिएगा। नलगोंडा लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। मौर्य उत्तर काल में उद्योग धंधों के विकास में श्रेणी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। इस काल में विभिन्न शिल्पियों ने अपनी अपनी श्रेणियां गठित कर ली थीं। श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। प्रत्येक श्रेणी का मतलब उनके अपने तांगे हैं, अपना पताका है और अपनी मोहर होती थी। देखिए, ये जो श्रेणियां हैं दोस्तों, मौर्योत्तर काल में आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इन लोगों का मौर्योत्तर काल को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसके अलावा अन्य किसी का उतना कार्य हमें समझ में नहीं आता सामाजिक तौर पर। ये जो श्रेणियां हुआ करती थी, इन श्रेणियों ने बहुत सारे काम किए। ये एक तरीके से बैंक का कार्य किया करती थी। ये जो यहाँ पर आपने मोहर देखा, इस मोहर का पता है क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि ये एक तरीके से यदि इन्होंने अपने कागज में लिख दिया कि 20,000 रुपये, आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, और उस पर अपनी मोहर लगा दी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये 20,000 रुपये
कागज के तौर पर कहीं और पहुंच जाएंगे और वहां से उस मोहर को देखकर पैसे ले लिए जाएंगे। तो एक तरीके से ये बैंक का कार्य करती थी। जैसे आज भी आपके पास में एटीएम है ना, एटीएम आप जाके कहीं से ही पैसे निकाल लेते हैं, इस तरीके से उस समय इनके ये सब काम हुआ करते थे और बहुत विश्वास वाले काम होते थे। ऐसा नहीं कि कोई इन्हें धोखा दे दे, कहीं कुछ कर दे, क्योंकि दंड की व्यवस्था तो खतरनाक थी ही, इसलिए तो बहुत अच्छे से ये वाला इनका जो काम होता था वो होता था। तो श्रेणी एक प्रकार से बैंक का कार्य किया करती थी। भारत में सर्वप्रथम, यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की संभावना है, सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने की जो परंपरा है वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। क्लियर, लेख युक्त, अभी सुनते जाइएगा। भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने स्वर्ण सिक्के चलाए। दूसरी बात, इंडो ग्रीक शासकों के स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर तथा चांदी के सिक्कों को द्रह्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था स्टेटर, इसको याद रखिएगा, और चांदी के सिक्कों को द्रह्म कहा जाता था। शक वंश की शासकों की मुद्राओं में संवत लिखा जाता था। जो शक वंश के शासक थे, हमको पता है कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में जो है शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो उनकी जो मुद्राएं हैं उसमें संवत लिखा जाता था। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए हैं। सातवाहन शासकों के सोने के सिक्के प्राप्त हमको नहीं होते और उन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए थे। किसके? शीशे के सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा और कौन कौन से? इन्होंने अगर देखा जाए तो एक धातु होती है पोटिन, उसके भी सिक्के चलवाए हैं। ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण वंश हो गए, सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त वंश हो गया है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि गुप्तों में यदि देखा जाए तो कुछ गुप्त शासकों के समय में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया और समुद्रगुप्त हो गया, तो इनके समय में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी थी। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के हो जाते हैं किसके? गुप्त शासन में। क्लियर है। और सर्वाधिक चांदी के सिक्के भी गुप्त शासकों के समय पर ही चलाए गए थे। तांबे के सिक्के आ जाए तो दोस्तों कुषाण को ही लगाइएगा। मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उन्नत विदेशी वाणिज्य व्यापार। क्या था? उन्नत विदेशी वाणिज्य व्यापार। इस काल में उन्नत विदेशी वाणिज्य व्यापार हेतु निम्न कारक उत्तरदायी थे। मानसून की खोज सबसे पहली शताब्दी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हिप्पालस। इसको याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक को आप लोगों ने कई बार सुना है। इस पुस्तक के नाम में उल्लिखित जो एरिथ्रियन सी है वह लाल सागर से है। इसमें भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जैसे कि काली मिर्च हो गया, मोती हो गए, हाथी दांत आदि का विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्टोरी का, ये क्या है भैया? नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी के द्वारा लिखित है। जियोग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इन सभी से भारतीय व्यापारियों का विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। मतलब इसके माध्यम से हम देखते हैं, आपको किताबें याद रखना है कि जियोग्राफी टॉलमी की है, नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी की है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका में ही तो लिखता है, वो लिखता है कि जो यूरोप है या जो यूनान है वो अपना पूरा का पूरा स्वर्ण भंडार लुटाए दे रहा है। किसके चक्कर में? भारत के मसालों के चक्कर में। आप देखिए पहली सदी ईसा पूर्व में या पहली शताब्दी में भारत की स्थिति कितनी मजबूत रही होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन पुस्तकों से कुल मिलाकर हमें जो विदेशी व्यापार है उसकी जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कुल 24 बंदरगाहों का वर्णन है, जिसमें से कुछ यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? बाराबेरिकम तथा पटाला, ये कहाँ था? सिंध में था। सोपारा तथा कल्याण, ये महाराष्ट्र में था। अरिकमेंडू, ये पांडिचेरी में थे। कोरकई, यह तमिलनाडु में था। और मुजरिस केरल में था। ये आते हैं दोस्तों, पांचों के पांचों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाराबेरिकम, पटाला सिंध, सोपारा तथा कल्याण महाराष्ट्र, अरिकमेंडू पांडिचेरी, कोरकोई तमिलनाडु, मुजरिस केरल। चलिए अब अपन देख लेते हैं गुप्त काल को, और गुप्त काल को देखते हैं। सबसे पहले गुप्त काल, इसका जो समय पीरियड है वो 275 से 550 ईस्वी के मध्य में है। भारत का प्राचीन काल का यदि हम देखें तो जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल ही कहलाता है। लेकिन किस दृष्टि से कहलाता है दोस्तों? ये सांस्कृतिक दृष्टि से कहलाता है। देखिए, कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक थे गुप्त। इसके अलावा कई राजतंत्र भी थे, जैसे नागवंश, अभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश। जबकि कुछ गणतंत्र थे, जैसे अर्जुनायन, योद्धे, कुणिंद, मालव, लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्यों को अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था दोस्तों। मालव हो गए, कुणिंद हो गए, योद्धे हो गए, अर्जुनायन हो गए, ये भी थे लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में थे। और लिच्छवी गणराज्य को हमने कब पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहली वाली यूनिट के पहले वाले चैप्टर में, वन शॉट में आप देखेंगे, जहाँ पर हमने गणतंत्र को बहुत अच्छे से
पढ़ रखा है। क्लियर। जो गंगा घाटी में 10 गणतंत्र थे उन्हीं की अपन ने चर्चा की थी। अब देखिए, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। अधिकांश विद्वान गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण का ही मानते हैं। किसका मानते हैं? वैश्य वर्ण का। गुप्त यानी गुप्ता जी, वैश्य वर्ण का मानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम मेंस को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि गुप्तों के बारे में भी जो विचारक हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत हैं। उनकी अपन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उनकी चर्चा तब करेंगे जब मेंस पर आएंगे। चलिए, श्रीगुप्त 275 से 300 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराजा की थी। श्रीगुप्त को आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष का मतलब क्या हो जाता है? पहले पुरुष, बिल्कुल पहले व्यक्ति। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गुप्त काल में जो श्रीगुप्त हैं, इन्होंने ही गुप्त वंश की नींव डाली है ना, पहले संस्थापक भी हैं, तो इन्हें आदि पुरुष कहा गया है। फिर आ जाते हैं घटोत्कच। तो घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक बैठे। घटोत्कच की उपाधि भी महाराजा की थी। स्कंद गुप्त के सुपिया लेख, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, में गुप्त वंश के प्रथम शासक घटोत्कच को बताया गया है। सुपिया लेख, रीवा मध्य प्रदेश। एमपी के जो विद्यार्थी हैं, एमपी से मेरा मतलब होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले, उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुपिया लेख है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी जब अपन मध्य प्रदेश के इतिहास में आएंगे तो इस लेख का 2 से 3 बार उल्लेख आपको मिलेगा। क्लियर है। चलिए, अब आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। आज हम चंद्रगुप्त प्रथम तक ही करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम समुद्रगुप्त को देखेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त अगर हम देखें तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है। प्राचीन भारत में तो इसका जो कद है वो अन्य शासकों की तुलना में, अगर ये मैं कहूँ कि सबसे ऊंचा है तो कोई गलत बात नहीं होगी, काफ़ी ऊंचा है उनका स्थान समुद्रगुप्त का, और उनकी चर्चा अपन अलग से करेंगे, इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। आज हम चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। तो 319 से 334 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी है दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। इसकी उपाधि महाराजा धीराज की थी। ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गुप्तों में। किनमें? गुप्तों में। जब ऐसा आए कि गुप्त वंश में पहला महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, तो आप ये मत समझना कि इसके पहले किसी ने की नहीं, की है, दूसरे वंशों में की है, इस वंश में वो पहला है। ठीक है। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सातवाहन शासकों ने की है ना, वहाँ शुंग वंश के शासकों ने भी तो की। बस मौर्य लोग इस प्रकार की जो है वो नहीं करते थे, इस प्रकार की जो उपाधियाँ थी वो धारण नहीं करते थे, क्योंकि तब एक तरीके से देखा जाए तो जो राजत्व है उसका दैवीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। ये इसका जो मतलब होता है, जैसे महाराजा धीराज हो गया या अन्य उपाधियाँ धारण करना, तो जब इनके आगे भगवान का नाम लग जाता है तो समझिए वो लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, ईश्वर की मर्जी से हैं। इस ईश्वरीय दैवत्व का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। इसकी चर्चा अपन करेंगे जब मध्यकाल पर आएंगे। मध्यकाल में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। महाराजा धीराज की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हेमचंद राय चौधरी ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना है, और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य रोहन की जो तिथि है वो 319 है, जिसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। हमें मालूम है कि तीन संवत हैं, एक 58 ईसा पूर्व है, एक 78 ईस्वी है और एक 319 ईस्वी है। एक गुप्तों से संबंधित है, एक कुषाणों से संबंधित है यानी कि कनिष्क, और एक विक्रमादित्य से संबंधित है। ये विक्रमादित्य वो नहीं है जो अभी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आएंगे, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, वो विक्रमादित्य नहीं है। ये विक्रमादित्य पहली 58 ईसा पूर्व के विक्रमादित्य हैं। तो याद रखिएगा, जब उन्होंने शकों को बाहर किया तब एक संवत चलाया था जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवियों के सहयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार कर आधुनिक बिहार उत्तर प्रदेश तक सफलता प्राप्त की। यानी कि अपने साम्राज्य का जो उन्होंने विस्तार है वो वहाँ तक कर लिया था जहाँ तक लिच्छवी हैं, है ना, सफलता प्राप्त की। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र विहार बनवाया। ये एक एक लाइन के दोस्तों प्रश्न है कि कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार कहाँ पर बनवा रहे हैं, तो ये सारनाथ में बनवा रहे हैं। अब है समुद्रगुप्त दोस्तों, इसको अपन कल करेंगे, मतलब कि आने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समुद्रगुप्त से प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त का जो सैनिक अभियान है दोस्तों, ये सैनिक अभियान आप लोगों ने अलग अलग किताबों में देखा होगा, कहीं ये 5 चरण में दिखाया जाता है,
तो कहीं ये 6 चरण में दिखाया जाता है, क्योंकि 2 चरण को एक में ही बना देते हैं कि ठीक है 2 चरण ये वाले हो गए। तो इस प्रकार से उसने 5 या 6 चरणों में अपना अभियान किया, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं, और आगे की हमारी जो क्लास होगी वो अपन मुख्यतः समुद्रगुप्त से चालू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।